हेलीकॉप्टर में पायलट और पैसेंजर्स हेडफोन और माइक क्यों लगाते हैं? और क्या कभी आपने सोचा है कि काली चींटी नहीं काटती लेकिन लाल चींटी क्यों काटती है? या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि लिफ्ट में शीशा क्यों होता है? और सोनोग्राफी से पहले अगर खाना खाया जाए तो क्या होगा? तो ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 5, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है कि एलपीजी गैस की आग नीली लेकिन लकड़ी की आग पीली क्यों होती है? आपने अक्सर देखा होगा कि एलपीजी गैस की आग नीली रंग की होती है, लेकिन लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती की आग पीले, लाल और नारंगी रंग की होती है। तो अलग अलग रंगों की लपटें क्यों निकलती हैं? चलिए जानते हैं। किसी भी आग की लपटों का रंग, ईंधन कौन से प्रकार का है, यानी जलने वाली चीज कौन सी है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, इन पर निर्भर करता है। एलपीजी गैस कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन गैस वगैरह वगैरह, और ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं, यानी इस गैस में हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज़ के जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी आग को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है। इसी ऑक्सीजन पर आग की लपटों का रंग निर्भर करता है। यदि पर्याप्त ऑक्सीजन होता है तो आग नीले रंग की होती है, और अगर ऑक्सीजन कम होता है तो आग पीले, लाल या नारंगी रंग की होती है। बेसिकली एलपीजी गैस के जलते वक्त नीले रंग की फ्लेम निकलती है। इसका मतलब होता है कि ईंधन को जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहा है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। यदि ऑक्सीजन कम होगा तो गैस की फ्लेम का रंग पीला, लाल या नारंगी हो जाएगा, और ऐसा होते हुए आपने जरूर देखा होगा। एलपीजी के गैस के बर्नर को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ईंधन जलते वक्त उसे पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, जिससे एलपीजी गैस पूरी तरह से जल पाता है, यानी गैस के हाइड्रोकार्बन पूरे तरीके से जल पाते हैं और गैस की फ्लेम नीले रंग की हो जाती है। लकड़ी की बात की जाए तो उसके आग की लपटों का रंग पीला, लाल या नारंगी होता है। तो इसका मतलब होता है कि लकड़ी जलने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लकड़ी पूरी तरीके से नहीं जल रही है। मोमबत्ती के साथ भी ऐसा ही होता है, उसे भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है, जिसके कारण फ्लेम पीली, लाल या नारंगी रंग की हो जाती है। हालांकि फ्लेम के नीचे के हिस्से में थोड़ा नीला रंग होता है। लकड़ी में भी हाइड्रोजन और कार्बन होता है, तो लकड़ी को कम ऑक्सीजन मिलने के कारण उसके अंदर का कार्बन पूरे तरीके से नहीं जल पाता है, और आग के फ्लेम में कार्बन के छोटे छोटे कण होते हैं, जिन्हें हम सूट कहते हैं। तो इन न जले हुए कार्बन की वजह से आग पीले, लाल और नारंगी रंग की हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि लकड़ी के आग से छोटे छोटे काले कण बाहर निकलते हैं, तो वो कार्बन ही होता है। यदि हम लकड़ी को पर्याप्त ऑक्सीजन देते हैं तो उससे भी नीली फ्लेम ही निकलेगी। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि सोनोग्राफी कराने से पहले खाना खाने से क्यों मना किया जाता है? हम सब ये जानते हैं कि सोनोग्राफी कराने से पहले डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट खाना न खाने की सलाह देते हैं। लगभग 6 से 8 घंटे सोनोग्राफी कराने से पहले खाना नहीं खाना चाहिए होता है, खासकर जब हमारी सोनोग्राफी पेट से संबंधित होती है। वहीं अगर कोई दूसरी सोनोग्राफी होने वाली होती है तब हम खाना खा सकते हैं। दरअसल सोनोग्राफी में हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोनोग्राफी में प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे स्किन के ऊपर लगाया जाता है। ये जो प्रोब होता है वो एक ट्रांसमीटर रेशर होता है। ये हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव को हमारे शरीर के अंदर भेजता है, और उससे ये जो वेव्स होती है वो हमारे अंदर के ऑर्गन से टकराकर ये अल्ट्रासाउंड वेव्स बाहर लाती है, और इसी प्रोब के द्वारा कैप्चर की जाती है, और कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरनल ऑर्गन्स के इमेज दिखाई देने लगते हैं। अगर हमारे पेट के अपर साइड की सोनोग्राफी होने वाली होती है, जैसे किडनी, स्प्लीन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, तो जब अगर इनकी सोनोग्राफी होने वाली होती है तब हमें खाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम सोनोग्राफी से पहले खाना खाते हैं तो होगा ये कि जो हमने खाना खाया है उसका डाइजेशन शुरू होने लग जाएगा, यानी कि खाने का पचना शुरू हो जाएगा और डाइजेशन में गैस पैदा होने लगेगी, और ये जो गैस है वो अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिकॉर्ड बनाएगी, और जिसकी वजह से हमें अल्ट्रासाउंड के क्लियर इमेज नहीं मिल पाएंगे। अगर पेल्विक सोनोग्राफी होने वाली होती है तब हम थोड़ा बहुत खाना खा सकते हैं, क्योंकि पेल्विक सोनोग्राफी में यूट्रस, ओवरीज वगैरह फीमेल्स में एग्जामिन किए जाते हैं, और खासकर पेल्विक सोनोग्राफी में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो पानी से फुल होना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स पानी की वजह से अच्छे से ट्रैवल कर पाती है,
और जिसकी वजह से हमें क्लियर इमेजेस मिलने में मदद होती है। तो जैसे ही पेट के अपर साइड की सोनोग्राफी होने वाली होती है तब हमें खाना नहीं खाना चाहिए। वहीं अगर पेल्विक सोनोग्राफी होने वाली होती है तब हम थोड़ा सा खाना खा सकते हैं, और अगर शरीर के किसी भी और पार्ट में सोनोग्राफी होती है तब भी हम खाना खा सकते हैं। नंबर 3, अब जानते हैं कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगा हुआ होता है। अगर आपने लिफ्ट का यूज़ किया है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि ज़्यादातर लिफ्ट में शीशा लगा हुआ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लिफ्ट में शीशा क्यों लगा हुआ होता है? लिफ्ट का यूज़ ज़्यादातर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में किया जाता है। लिफ्ट की स्पीड ठीक ठाक होने के बावजूद भी इमारतें ऊंची होने के कारण ऊपर पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है। साथ ही लिफ्ट कई बार बीच बीच में अलग अलग मंजिलों पर रुक जाती है। तो पुराने ज़माने में लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि लिफ्ट में काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। हालांकि लिफ्ट सीढ़ियों की तुलना में जल्दी पहुंचाती है, फिर भी लोगों को लगने लगा कि लिफ्ट में ज़्यादा टाइम लगता है। साथ ही कुछ लोग लिफ्ट में जाने से डरने लगे। लोगों को लिफ्ट के बंद रूम में घुटन महसूस होने लगी और उनका समय सिर्फ टाइम पर जाने लगा। तो लोगों की इस सोच को कम करने की कोशिश इंजीनियर्स करने लगे। हालांकि इंजीनियर्स लिफ्ट की स्पीड बढ़ाने के विचार में भी थे। इसी से उनके दिमाग में लिफ्ट में शीशा लगाने का आइडिया आया ताकि लोगों का ध्यान भटके। उन्होंने ये सोचा कि लिफ्ट में शीशा लगाने से लोग उसमें अपनी शक्ल देखने के साथ ही सजने संवरने में व्यस्त रहेंगे, ताकि लोगों का लिफ्ट की गति और समय पर ध्यान नहीं जाएगा। शुरुआती दिनों में इस आइडिया को ट्राई के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये तरीका सफल भी हुआ। अब आपको ज़्यादातर लिफ्ट में शीशा देखने को मिलेगा ताकि लोग बोर नहीं हों और ज़्यादातर सजने संवरने में व्यस्त रहते हैं, और कई लोग सेल्फीज लेने में भी लगे रहते हैं। साथ ही इसका फ़ायदा ये भी है कि हम लिफ्ट में शीशे के ज़रिए दूसरे लोगों को लिफ्ट में देख सकते हैं ताकि चोरी वगैरह नहीं हो। साथ ही शीशे की वजह से हम बिजी हो जाते हैं, हमें घुटन और घबराहट महसूस नहीं होती है, इसलिए लिफ्ट में शीशे लगे हुए होते हैं। नंबर 2, क्या कभी आपने ये सोचा है कि काली चींटी नहीं काटती पर लाल चींटी क्यों काटती है? लाल चींटी काटने के बाद तेज दर्द और जलन होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाल चींटी ही क्यों काटती है, काली क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं। हमारे घर में या घर के आसपास कई बार काली चींटियां, लाल चींटियां, छोटी चींटियां, बड़ी चींटियां देखने को मिलती है, और हम लाल चींटियों के काटने का कई बार सामना करते भी हैं। और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लाल चींटियां ही हमें काटती हैं, काली चींटियां नहीं काटती हैं। जो बड़ी काली चींटी होती है, जिसे कारपेंटर चींटी भी कहा जाता है, उसके जबड़े बड़े होते हैं, तो वो काफ़ी ज़ोर से काटती है। उसके जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि इसके काटने से त्वचा में कट लग जाता है। अगर आप उनको खींचोगे तो उसके शरीर का पीछे का हिस्सा टूट कर निकल जाएगा, लेकिन मुंह का हिस्सा त्वचा पर ही रहेगा। ये तो हुई बड़ी चींटी की बात, लेकिन छोटी चींटियों में हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ लाल चींटियां ही हमें काटती हैं, काली चींटियां नहीं काटती है। लेकिन ऐसा नहीं है, काली चींटियां भी हमें काट सकती हैं, पर हमें महसूस नहीं होता है। हमें सिर्फ लाल चींटियों के काटने का ही महसूस होता है। उनके काटने से हमें काफ़ी दर्द और जलन भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चींटियों के शरीर में जो फॉर्मिक एसिड होता है, उनके कम ज़्यादा मात्रा की वजह से होता है। जी हाँ, लाल चींटियों में काली चींटियों के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में फॉर्मिक एसिड होता है, और इस फॉर्मिक एसिड को मेथनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। जब लाल चींटी काटती है तब वो अपने पीछे के डंक से उस छोटे से जख्म में फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन होने लगती है। साथ ही हमें खुजली भी होती है। लेकिन काली चींटियों में फॉर्मिक एसिड का कंसंट्रेशन कम होता है, जिसके कारण काली चींटियां अगर हमें काटती भी हैं तो हमें महसूस नहीं होता है, हमें दर्द या जलन नहीं होती है। बड़ी चींटियां भी काटने के बाद फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। साथ ही काटने से हमारी त्वचा में बड़ा सा कट लग जाता है, जिसके कारण हमें तेज दर्द और जलन होती है। वैसे तो चींटियों की कई सारी प्रजातियां होती हैं। कुछ चींटियों के डंक होते हैं, कुछ चींटियों के डंक नहीं होते हैं, और कुछ चींटियां काटती हैं तो कुछ चींटियां नहीं काटती हैं। तो जितनी भी चींटियां काटती हैं वो खुद की रक्षा के कारण काटती है। तो ओवरऑल इस फॉर्मिक एसिड के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ लाल चींटियां ही काटती हैं, हमें काली चींटियां नहीं काटती हैं। नंबर 1,
आपने अक्सर देखा होगा कि हेलीकॉप्टर में पायलट और पैसेंजर्स हेडफोन और माइक लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर में हेडफोन और माइक क्यों ज़रूरी होता है? तो चलिए जानते हैं। आपको पता ही होगा कि हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ बहुत तेज़ होती है। इंजन की तेज आवाज़ हेलीकॉप्टर के अंदर भी सुनाई देती है, तो इंजन की आवाज़ पायलट और पैसेंजर को परेशान कर सकती है। इससे पायलट और पैसेंजर के कानों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ऐसे वक्त में ये हेडफोन काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इन हेडफोन्स को ईयरमग भी कहा जा सकता है। इन हेडफोन्स का पहला फ़ायदा ये है कि ये हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ से पायलट और पैसेंजर की प्रोटेक्शन करते हैं। ऐसे हेडफोन्स नॉइस प्रूफ होते हैं। इन हेडफोन से हेलीकॉप्टर के अंदर नॉइस बहुत कम सुनाई देती है और इससे कानों का प्रोटेक्शन भी हो जाता है। साथ ही पायलट हेडफोन्स के बदले हेलमेट भी पहनते हैं और हेलमेट में भी हेडफोन और माइक की सुविधा होती है, जो हेलीकॉप्टर की नॉइस को कम करने में मदद करती है। इन हेडफोन्स का दूसरा फायदा ये होता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर सभी लोग आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, हेलीकॉप्टर की तेज आवाज़ के कारण पायलट और पैसेंजर को एक दूसरे की बातचीत नहीं सुनाई देती है। उनको एक दूसरे से बहुत तेज बोलना पड़ेगा और इसीलिए ये हेडफोन्स बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और इन्हीं सभी में माइक भी होता है, जिससे पायलट और पैसेंजर एक दूसरे से आसानी से बात भी कर सकते हैं और एक दूसरे की क्लियर आवाज़ भी सुन पाते हैं। यदि पायलट हेडफोन के अलावा हेलमेट पहनता है तो हेलमेट में भी हेडफोन और माइक की सुविधा होती है, जिसके कारण पायलट पैसेंजर से आसानी से बातचीत कर पाता है। हेलीकॉप्टर के साथ कुछ छोटे छोटे जेट्स में भी पैसेंजर को हेडफोन की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज में जो पुलिस हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर होते हैं वो ATC से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे हेलीकॉप्टर में पायलट इन्हीं हेडफोन और माइक से ATC से बातचीत कर पाते हैं। तो अब आप ये जान ही गए होंगे कि हेलीकॉप्टर में पायलट और पैसेंजर हेडफोन्स क्यों लगाते हैं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी न भूलिएगा।